प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। मैं प्रज्वल पाठक आपके लिए यानी सीयूटी वालों के लिए, सीयूटी के प्यारे बच्चों के लिए आज से हिस्ट्री का डे 1 क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। सभी बच्चे हिस्ट्री को समझिए कि कैसे हिस्ट्री को हम लोग समझ सकते हैं, उसके बेसिक्स को, और पेपर में कैसे कैसे सवाल आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए, तो आज से आप लोग थोड़ा तैयार हो जाइए अगले सेशन के लिए, ताकि आप जो है हिस्ट्री में कमांड कर सकें, छोटे छोटे टर्म्स को सीख सकें और उसको कैसे पेपर में पूछा जाता है उन सारी चीज़ों को देख सकें। चलिए, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री के लिए। ध्यान से देखिएगा, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी बोले तो इसको इतिहास कहते हैं, और इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इतिहास का जो डेफिनेशन है वो है क्या। तो ध्यान से देखना बच्चों, इतिहास का डेफिनेशन है हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, यानी भूत और भविष्य के बीच का एक अनंत संवाद है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि भविष्य में कोई भी यानी भूत में हुई गलतियों को हम लोग भविष्य में न दोहरा पाएं, इसीलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास शुरू करने से पहले थोड़ा सा इतिहास के फादर्स के बारे में जानते हैं, यानी इतिहास का पिता कौन है या इतिहास का जनक कौन है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इतिहास का जनक कहते हैं बेटा हेरोडोटस को। और ये हेरोडोटस जो था, है ना, इसने एक किताब लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका। और ये हिस्टोरिका किताब लिखा किसने, हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया क्योंकि हिस्टोरिका पहली ऐसी पुस्तक थी जिसमें विश्व में जो पहला युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया हिस्टोरिका में। उसी के आधार पे हेरोडोटस को क्या कहा गया, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक कहा गया। उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे आप देखिए, भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। वैसे ही हेरोडोटस जो है, यानी ध्यान से देखिएगा, वो किस देश का रहने वाला था, ग्रीस। ग्रीस यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, यूनान। और यूनान में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है भैया, यूनानी कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, हेरोडोटस कहाँ का था, यूनान, यानी वो एक यूनानी था। और यूनान की राजधानी, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनान की राजधानी क्या है, वो है एथेंस। और एथेंस में एक छोटा सा यानी एक ऐसा स्थान था जहाँ पे एक ओलंपिया, जहाँ पर ओलंपिया नामक पहाड़ी थी, और इसी पहाड़ी पर एक खेल खेला गया। कब, 1896 ईस्वी में। उस खेल को कहा गया ओलंपिक खेल कहा गया। ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना, कि ये ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इन सारे चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखा, तो उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। और हेरोडोटस रहने वाला कहाँ का था, तो वो यूनान का था। और यूनान में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, यूनानी। अब ध्यान से समझिएगा, यूनान की राजधानी है एथेंस, और एथेंस में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था ओलंपिया पहाड़ी। इसी ओलंपिया पहाड़ी में ये एक खेल खेला गया जिसका नाम था ओलंपिक खेल। यानी ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से की गई, तो कब से किया गया, 1896 से किया गया। और यही पेपर में सवाल पूछा जाता है। और ओलंपिक खेल को खेलों का महाकुंभ कहते हैं। ओलंपिक खेलों का क्या कहा जाता है, महाकुंभ कहा जाता है। बच्चों एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग जल्दी से। यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा, है ना, और वो कहाँ के रहने वाले थे। और यूनान में यानी ओलंपिया शहर में कौन सा गेम खेला गया था, ओलंपिक खेल। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक खेल क्यों पड़ा। ठीक है, चलिए अगली पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, ये जो ओलंपिक खेल है, देखिएगा ध्यान से, ये जो ओलंपिक खेल है, ये ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था 1896 ईस्वी से। और हर 4 साल बाद, यानी हर 4 साल बाद ये खेल खेले जाते हैं।
और ओलंपिक खेलों को कहा जाता है खेलों का महाकुंभ कहते हैं, महाकुंभ ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, है ना, इसको खेलों का महाकुंभ कहते हैं। ये हर 4 साल के पश्चात यह खेल खेला जाता है। तो यानी इस बार जो खेल होने वाला है कब होगा, 2024 में होगा। और 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे, पेरिस में होगा। यानी 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ पे होने वाला है, पेरिस में। और सीयूटी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पेरिस ओलंपिक का खेल कहाँ पे खेला जाएगा, 2024 का कहाँ पे होना है। तो पेरिस, पेरिस किसकी कैपिटल है भैया, फ्रांस की। यानी फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और इसी पेरिस में क्या पाया जाता है, एफिल टावर, है ना। और ये भी पूछा गया है कि एफिल टावर स्थित है तो कहाँ पे स्थित है, पेरिस में। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और इस पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेल खेले जाने हैं। यानी जुलाई अगस्त में इस खेल की शुरुआत हो जाएगी। और इस खेल के समापन के पश्चात भी इससे बहुत सारे सवाल सीयूटी के एग्जाम में पूछेंगे करंट अफेयर्स में। तो इस पर भी नजर बनाकर आप लोग रखिएगा कि कौन सा खिलाड़ी गोल्ड जीता है। और ज्यादातर सवाल भारतीय खिलाड़ियों से पूछा जाता है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसा खेल होता है जिसमें भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत पाते हैं। तो कौन से भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतते हैं, ये पेपर में आने की संभावना ज्यादा होती है। तो सीयूटी इस पर भी ध्यान बनाकर आप लोग रखिएगा। तो देखिएगा उसके बाद इस जगह ओलंपिक खेल का, यानी अगर फ्लैग की बात किया जाए, अगर इसके फ्लैग की बात किया जाए तो इसका फ्लैग कुछ इस तरीके से दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा, इसका फ्लैग कुछ इस तरीके से होता है। यानी 5 सर्कल होते हैं। 5 सर्कल कुछ इस प्रकार से होते हैं। ध्यान से देखिएगा, 5 सर्कल कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो एक सर्कल होता है भैया हरा, यानी वो ग्रीन का होता है, ग्रीन रंग का होता है। दूसरा होता है येलो, और तीसरा होता है ब्लैक, और फिर उसके बाद होता है ब्लू और नीला, यानी, और उसके बाद क्या होता है, रेड। यानी ये 5 जो सर्कल हैं जो अलग अलग रंग से हैं, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा, हमारे देश में यानी हमारे पूरे पृथ्वी पे कुल कंटिनेंट्स कितने हैं, तो याद रखिएगा कंटिनेंट्स हैं भैया 7। और 7 कंटिनेंट में सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका। फिर उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद चौथे नंबर पे आता है अपना साउथ अमेरिका। और फिर उसके बाद है यानी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है। फिर अंटार्कटिका के बाद है यूरोप, और यूरोप के बाद है ऑस्ट्रेलिया। यानी याद रखिएगा, ये कितने महाद्वीप है हमारे पृथ्वी पे, तो हमारे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा है एशिया, तो सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, तो सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा आप लोग, वो क्या समझने वाली बात है कि महाद्वीप तो 7 हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। लेकिन यहाँ पे 5 सर्कल से ही दर्शाए जाते हैं। तो 5 सर्कल से क्यों दर्शाए जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसका कारण ये है कि अंटार्कटिका जो यानी कि हमारे पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा, जो हमारे पृथ्वी का जो 6वां सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, इस पर जीवन न के बराबर है, यानी इस पर जीवन नहीं है, है ना। तो इसीलिए अंटार्कटिका को शो नहीं करते। तो एक सर्कल यहाँ से कम हो गया, और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक ही सर्कल से दर्शाते हैं। और वो किससे दर्शाते हैं, इस रेड सर्कल से, यानी हर रंग से हर महाद्वीप को दर्शाते हैं। यानी रेड से दर्शाते हैं भैया अमेरिका को, ब्लैक से दर्शाते हैं किसको, अफ्रीका को, और येलो से दर्शाते हैं किसको, एशिया को, और फिर उसके बाद हरा से दर्शाते हैं यूरोप से। ध्यान से समझिएगा, यूरोप को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद नीला से दर्शाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को दर्शाते हैं, है ना। तो ध्यान से समझिएगा कि जो ओलंपिक खेल है उसका जो फ्लैग है वो 5 सर्कल से कुछ इस तरीके से बना है। यानी 5 सर्कल अलग अलग रंग से हैं, और ये 5 सर्कल
5 कंटिनेंट्स को दर्शाते हैं और हर रंग हर कंटिनेंट्स को दर्शाता है। जैसे हरा यूरोप को, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ब्लू जो है ऑस्ट्रेलिया को और रेड जो है वो किसको दर्शाता है, अमेरिका को दर्शाता है। इस पूरे ब्लैक बोर्ड में एक पॉइंट सीयूटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2024 ओलंपिक खेल कहां पे होने वाले हैं, तो कहां पे होने वाला भैया, पेरिस में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीयूटी वालों के लिए, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। अब उसके बाद देखिएगा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ, तो कब हुआ था 1896 में, और कितने साल बाद ये खेल खेले जाते हैं, 4 साल के बाद खेले जाते हैं। और उसका फ्लैग कुछ इस प्रकार से है और इसी खेल को खेलों का महाकुंभ कहते हैं, जिसमें अलग अलग सर्कल अलग अलग कंटिनेंट्स को दर्शाता है। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक कमेंट करिए और कमेंट करने के पश्चात फिर से इस टॉपिक को मैं रिवाइज कर दूंगा। आप लोग इसको थोड़ा सा देखते रहिए, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आगे की तरफ देखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अ हिस्ट्री। यानी ध्यान से देखिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अ हिस्ट्री पीरियड है, यानी इतिहास के काल खंडों का वर्गीकरण, यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, किस भाग में क्या क्या है, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पीरियड में हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। एक पहला भाग था, यानी जिसको हम लोग बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो है, यानी दूसरा वो है, उसको बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है जिसको हम लोग हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, यानी एक को हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल, एक को आद्य ऐतिहासिक काल और एक को ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। यानी इस इतिहास को, यानी जिस इतिहास को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको पहले से ही 3 भागों में बांट दिया गया है। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिकल एज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, तो ध्यान से समझना है ना। देखना, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास का वो समय जब ना ही किसी प्रकार की लिपि थी और ना ही किसी प्रकार का अक्षरों का ज्ञान था। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा युग, ना ही लिपि थी ना ही अक्षरों का ज्ञान था, उसे क्या कहा गया, प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। इसका मतलब है देयर इज नो रिटन एविडेंस इन दिस एरा, यानी इसमें किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि ना ही इसमें लिपि था ना ही इसमें अक्षरों का ज्ञान था। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इतना आपको समझ में आया। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, और अक्षर यानी अल्फाबेट का भी नॉलेज नहीं था। जैसे हमारी नेशनल स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी लिपि है। किसी भी अक्षरों को समझने के लिए उसकी लिपि को समझना बड़ा जरूरी होता है ना, तो वही है। अब देखना प्रोटो हिस्टोरिक एज को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ये आद्य ऐतिहासिक काल वो समय था जब लिपि तो आ चुकी थी लेकिन उसके अक्षरों का ज्ञान नहीं था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में हमको, यानी वहां के लोग, यानी उनको लिपि पता था लेकिन अक्षरों का ज्ञान नहीं था। इसीलिए, और इसलिए भी नहीं था क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाए उसको, क्योंकि उनकी लिपि में, यानी वो लोग जो भी चीज बनाते थे उस पर किसी न किसी प्रकार का सिंबल देते थे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको व्यापार का वो मिलता है ना। उसके बाद कई सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे पता चलता है कि ये लोग उस जमाने में पढ़ना लिखना जानते थे। तो इसका मतलब ये था कि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये था कि लिपि तो थी लेकिन अक्षरों का ज्ञान नहीं था। उस काल को क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा, इस एज में लिपि भी थी और अक्षरों का ज्ञान भी था, उसको क्या कहा गया, ऐतिहासिक काल कहा गया। और इसी ऐतिहासिक काल में हम लोग हैं, याद रखिएगा, हम लोग इतिहास के इस भाग में भी जिंदा हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें लिपि भी है, इसमें अक्षरों का ज्ञान भी है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पीरियड। उसको कितने भागों बांटा गया, आप लोग इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जल्दी से बच्चा ले लो, फिर उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझिएगा, ये तो था। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखना, ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज, तो ध्यान से समझिएगा, ये वो काल था जब ना ही लिपि थी ना ही अक्षरों का ज्ञान था। अब इसको देखिएगा, इस काल को भी 3 भागों बांटा गया। एक था पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में बांटा गया, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। अब उसके बाद देखना, इसके वर्ष को भी निर्धारित किया गया। अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्ष दिए हुए हैं, उससे घबराना नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी फॉलो करता है तो वो हम लोग भी करें। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल, तो इसका काल शुरू होता है अननोन ईयर से, यानी अज्ञात काल से शुरू होता है और कब तक चलता है? 8000 बीसी यानी 8000 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर उसके आगे आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक चलता है। फिर आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो था, यानी नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं, यानी 4000 बीसी से 2500 बीसी था। ये इसके काल का निर्धारण है। इतना आप लोग को समझ में आया, इसके समय पीरियड का निर्धारण किया गया है।